नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। फकुली थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 2 युवक सहित 3 की हुई मौत। मुजफ्फरपुर पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। और बदलते मौसम का असर सबसे अधिक छोटे बच्चों पर दिख रहा है। मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे बच्चे अस्पताल में हो रहे भर्ती। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। फकुली थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर पटना हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। मृतक दोनों युवक में दोस्ती था। घटना के बाद इलाके में लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पहचान धीरज कुमार 28 वर्ष और कुणाल कुमार 27 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों युवक ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, अभी आर्मी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। घटना जिले के फकुली थाना क्षेत्र के फकुली चौक के NH 22 के समीप का है। मंगलवार की दोपहर को बाइक सवार 2 युवक किसी काम को लेकर गांव से मुजफ्फरपुर शहर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घटना में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और परिजन पहुंचे। घटना को लेकर परिजन में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना पर फकुली थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना की जांच की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ट्रक की तलाश में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी को भी पुलिस खंगाल रही है। फकुली थाना प्रभारी ललन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। परिजन के आवेदन के आधार पर पुलिस FIR दर्ज कर रही है। आज ही दिन की घटना है और ट्रक नंबर BR01GM 1217 ये ट्रक मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जा रहा था और फकुली थाना अंतर्गत जहां पर लालगंज मोड़ है वहीं से वो लापरवाही और अनियंत्रित होकर लालगंज की ओर मोड़ा है, जहां पर कि 3 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से कि यहाँ पर 2 की मौत हो गई और एक अभी खतरे से जूझ ही रहे हैं। फिर आगे जाकर लालगंज रोड में मौना चौक के पास भी इन्होंने 3 लोगों को, इस ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक से 3 लोगों को घायल किया, जिसमें से कि एक की मौत हो गई। और मौना चौक पर जब पब्लिक चारों तरफ से घेर ली तो वो ट्रक वहीं छोड़ करके फरार हो गया। अभी हम लोग ट्रक ड्राइवर की उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौना चौक से ही ट्रक ड्राइवर। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पास्को एक्ट के तहत एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास और आर्थिक दंड दी है। लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि सरिया थाने में मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था। उस समय लड़की नाबालिग थी, इसलिए इसे पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया था। आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और आर्थिक दंड दिया गया है। के द्वारा एक कंप्लेंट केस दाखिल किया गया था। उसके साथ मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी शादी का झांसा देके उसके साथ लगातार यौन शोषण करता था और शादी करने से इनकार कर दिया। तो प्रीता ने केस दर्ज करवाया, तो वो थाना में केस दर्ज हुआ कंप्लेंट के आधार पर, जिसका केस नंबर सरैया थाना कांड संख्या 336/19 हुआ। जिस उस समय पॉक्सो की धारा इसमें नहीं थी, तो ये सेशन कोर्ट में चला गया था और वहाँ जब गवाही के क्रम में यह प्रतीत हुआ कि इसका विक्टिम का एज कम है, तो इसको पॉक्सो न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पॉक्सो न्यायालय में आने पर यहाँ पुनः आरोप का गठन किया गया और कुल 5 गवाहों की गवाही प्रोसिक्यूशन की ओर से मेरे द्वारा कराया गया। सभी ने घटना का समर्थन किया और उस आधार पर
मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी को दोषी पाया गया 15 फरवरी 2025 को, और सज़ा के बिंदु पर कल 3 मार्च 2025 को सुनवाई हुई, जिसमें अभियुक्त को 10 साल का सश्रम कारावास की सज़ा दी गई और 25,000 रुपया अर्थदंड दिया गया, और अर्थदंड नहीं देने पर 5 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा। जैतपुर थाना क्षेत्र में स्टूडियो संचालक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने एक स्टूडियो संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में कहीं न कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर चौक पर स्थित सुमन स्टूडियो का है, जहां स्टूडियो के संचालक जैतपुर थाना क्षेत्र के सिरकोहिया निवासी 52 वर्षीय अरविंद कुमार अपने स्टूडियो पर बैठे हुए थे। तभी बाइक से पहुंचे अपराधियों ने स्टूडियो संचालक पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही स्टूडियो संचालक अरविंद कुमार की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। मामला की सूचना प्राप्त होते ही जैतपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। वहीं एफएसएल टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि जैतपुर थाना क्षेत्र के सिरकोहिया निवासी 52 वर्षीय अरविंद कुमार अपने सुमन स्टूडियो पर बैठे हुए थे। तभी बाइक से पहुंचे अपराधियों ने स्टूडियो संचालक पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही स्टूडियो संचालक अरविंद कुमार की मौत हो गई। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस अभी जांच कर रही है। स्टूडियो संचालक अरविंद कुमार जो सिरकोहिया गांव के थे, जो जैतपुर थाना अंतर्गत ही है, और जैतपुर बाजार में इन्होंने अपना एक स्टूडियो खोल रखा था। आज दिन में कुछ अपराधी आकर के और उनको एक गोली मारा, जिससे कि घटनास्थल पे ही उनकी मौत हो गई। ऐसे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में हम लोगों ने भेज दिया है, और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हत्या का कारण स्पष्ट हो पाया या अपराधी कैसे आए थे? नहीं, ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी रंजिश या प्रतिद्वंदिता कुछ भी कहा जा सकता है, जिसमें कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा आकर के गोली मारी गई है। कितनी गोलियां मारी गई? एक गोली मारी गई है, क्योंकि एक खोखा बरामद हुआ है वहां से। उसका भी हम लोग जब्ती सूची बनाकर उसका अनुसंधान कर रहे हैं। शाही लीची में मंजर आना हुआ शुरू। एक्सपर्ट से जानिए कीट से बचाव का उपाय और किस दवा का करे छिड़काव। लीची का सीजन आने वाला है। इस समय लीची की पेड़ों में मंजर आने शुरू हो गए हैं। ऐसे समय में इन पेड़ों की विशेष देखभाल करनी होती है, क्योंकि अगर मंजर सही नहीं होंगे तो पेड़ में फल सही से नहीं लगेंगे। इस समय लीची के पेड़ों में कीट और रोग का प्रकोप भी होने की संभावना रहती है। इसलिए लीची की बागवानी करने वाले किसानों को पेड़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के एक्सपर्ट वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील के मुताबिक इस समय लीची के पेड़ में लीची स्टिक बग, फ्लावर वीवर और लीची माइट के साथ पैनिकल बाइट का प्रकोप हो सकता है। इससे पेड़ों को बचाने की जरूरत होती है। इसके साथ ही किसान इस बात को लेकर सावधानी बरते कि जिस समय पौधों में फूल खिल रहे होते हैं उस समय उनमें परागन होता है। इस समय पर छिड़काव नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के एक्सपर्ट वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील के मुताबिक लीची स्टिक बग के नवजात और वयस्क कीट दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, या अधिकांश पौधों के कोमल हिस्सों जैसे बढ़ती कलियों, पत्तियों, फूल, मंजर, विकसित होते फलों के डंठल और लीची के पेड़ की कोमल शाखाओं के रस को चूसते हैं और फसल को प्रभावित करते हैं। कीटों की ओर से रस चूसे जाने के कारण फल और फूल दोनों ही काले होकर गिर जाते हैं। पिछले साल इस कीट का प्रकोप देखा गया था। हालांकि कीटनाशक का छिड़काव करने पर यह कीट तुरंत मर जाते हैं। अगर बागान के एक भी पेड़ पर एक भी कीट बच जाते हैं तो पूरे बागान में यह फिर से तुरंत फैल जाता है, क्योंकि इनकी आबादी काफी तेजी से बढ़ती है। एक कीट पूरे बाग को संक्रमित करने के लिए पर्याप्त होता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर की तरफ से लीची स्टिक बग
कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करने की अनुशंसा की गई है कि किसान अपने पेड़ों में 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इसके अलावा लीची में दहिया कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु और मादा कीट लीची के पौधों की कोशिकाओं का रस चूस लेते हैं। इसके कारण मुलायम तने और मंजर सूख जाते हैं और फल गिर जाते हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए बागान की मिट्टी की निकाई गुड़ाई करें। इससे कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। पौधे के मुख्य तने के नीचे वाले भाग में प्लास्टिक की पट्टी लपेट दें और उसके ऊपर कोई चिकना पदार्थ जैसे ग्रीस लगा दें। इससे कीट के शिशु पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। इसके अलावा कीट के नुकसान से पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ को जमीन से 3-4 फीट ऊपर के भाग को चूना रंग की पुताई कर दें। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 1 मिली प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। नमस्कार। जैसे मंजर आ गया है, लेकिन अभी मंजर आने से पहले, जो फूल आने से पहले, अभी फूल पूर्ण रूप से उसमें आया नहीं है, तो उससे पहले अगर कुछ समस्या है, जैसे स्टिंक बग है या फ्लावर वेबर की अगर कुछ समस्या है, तो उसके लिए जो है कीटनाशक जो होते हैं थियोक्लोप्रिड, उसका 0.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, और स्टिंग बग की भी अगर उसके साथ में समस्या है तो प्रोपोनोफोस करके एक दवा आता है जिसका 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और कोशिश करें ये छिड़काव अभी कर लें, जिससे कि जब फूल आएगा, तो चूंकि जब फूल पूर्ण रूप से आ जाएगा तब बाग में मधुमक्खी का विचरण होने लग जाता है, और लीची एक जो परपरागित फसल है उसमें परागण की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मधुमक्खियों के बक्से अपने बगीचे में रखवाने का सुनिश्चित करें, जैसे कि परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। ये ध्यान रखें कि जब भी बाग में मधुमक्खी रखी हुई है, खास करके वो समय आएगा कि लगभग अगर जिस बाग में फूल निकलने लग गया है तो वहाँ पे छिड़काव ना करें अभी, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ समय है फूल आने में पूर्ण रूप से, तो 10 मार्च के बाद में ही जब पूर्ण रूप से फूल आने लग जाएगा, और लगभग 20-25 दिन तक फूल रहता है लीची में, और जब तक मधुमक्खी बाग में ठहरी हुई है तब तक किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक या दवा का छिड़काव न करें। मधुमक्खी रखने से क्या? नगर निगम की टीम ने अतिक्रमित जमीन पर बसे दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस थमाया। नगर निगम में फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम के दुकानदारों को नोटिस दी गई है कि वो जल्द ही इस जगह से अपनी दुकान को खाली कर दूसरे स्थान पर चले जाएं। दुकानदार मोहम्मद जावेद निहाल का कहना है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि फुटपाथ दुकानदारों को नगर निगम उचित स्थान पर स्थानांतरित करके अस्थायी व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि कंपनी बाग, स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में फुटपाथ दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाई जाती है। फुटपाथ पर जो हमारे व्यवसायी बंधु हैं, यह बरसों बरस से पूछ दर पूछ से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। सरकार इन लोगों को कर्ज भी दी है, 10,000 रुपया लोगों को कर्ज दिया है व्यवसाय चलाने के लिए। दूसरी तरफ इन लोगों को पुजारने के लिए आज जो है सो नोटिस घुमाया गया है कि अगर आज आप नहीं हटाए तो कल से बुलडोजर चलेगा। तो आखिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोगों को रोजी रोटी के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? और हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने केस किया था। फुटपाथ दुकानदार यूनियन की ओर से हाई कोर्ट में भी केस किया था, और हाई कोर्ट में भी इन्होंने नगर आयुक्त और कलेक्टर दोनों जा कर के वहाँ एफिडेविट दिया था कि जब तक इनको लवलीहुड की गारंटी हम नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को हम नहीं हटा देंगे। लेकिन एक गारंटी तो हुआ नहीं, जगह इनको दिया नहीं गया, और उजाड़ने का अभियान जो है सो जोर शोर से लगा दिया गया। दूसरी बात कि एक तरफ 4 चक्का लगाने के लिए यहाँ जो है सो क्या कहते हैं पार्किंग के लिए जगह दिया जा रहा है। तो जरूरी तो यह है कि पहले रोजी रोटी चले, पार्किंग तो कहीं लग जा सकता है, लेकिन रोजी रोटी तो नहीं चलेगा। खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद कैदियों के बने उत्पाद की बाजार में बढ़ी मांग। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद सजायाफ्ता बंदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उनका
जब सजा समाप्त हो तो जेल के बाहर जाने के बाद मुख्य धारा से जुड़कर अपना रोजगार कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं जेल प्रशासन जेल के अंदर ही रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे जेल के अंदर रोजगार मिलने से जेल में बंद सजा याफ्ता बंदियों के बीच खुशी की लहर है और जेल में कमाए पैसे से अपना केस लड़ने से लेकर अपने घर तक जेल प्रशासन की मदद से पैसे भेज रहे हैं। जेल के अंदर सजा याफ्ता बंदी अपने हाथों से सूत से कपड़ा तैयार कर ड्रेस तैयार करने के साथ ही सभी तरह के मसाले, सत्तू, फिनाइल, साबुन से लेकर कुर्सी टेबल तक तैयार कर रहे हैं, जिसका खूब डिमांड है। इतना ही नहीं, वह उस पैसे से अपनी जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा वह रोजगार मुहैया कराने के बाद जेल में बंद सजा याफ्ता बंदियों को इस बात का मलाल तो जरूर है कि वह अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि वह अब जेल के अंदर रहकर भी अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि जेल में बंद सजा याफ्ता बंदी काफी दिनों तक जेल में बंद होने के कारण मुख्य और सामाजिक धारा से अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से सामाजिक और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए गृह विभाग और कारा विभाग की ओर से बंदियों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और जेल के अंदर ही रोजगार का सृजन किया गया है, ताकि वह जेल के अंदर रहकर भी कुछ चीजों को सीख पाए, ताकि वह जब जेल से बाहर निकले तो वह उस काम को कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और समाज की मुख्य धारा से एक बार फिर से जुड़ सके। जो यहाँ के जेल अधीक्षक हैं और कारा विभाग है, गृह विभाग है, इसका ये बेहतर प्रयास है और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कई सारे बंदी जो वहाँ पर कुछ महीने या जो कई सालों से भी वहाँ पर बंद है, तो उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हम लोग RCT के माध्यम से भी ट्रेनिंग देते हैं, कुछ अन्य विभाग और जो स्कीम्स है स्किल डेवलपमेंट की, और जो परंपरागत रूप से कुछ वहाँ काम होता है तो उसकी भी ट्रेनिंग दे करके और बेहतर वहाँ पर वो जब जेल से निकले अपना जीवन यापन कर सके, इस दिशा में जेल प्रशासन विभाग, गृह विभाग प्रयास कर रहा है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ कि इतना बढ़िया प्रयास जो है जेल के अंदर कैदियों के बीच किया जा रहा है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना, नगद समेत 10 लाख के सामान की चोरी कर ली। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा वार्ड 21 में बीती रात चोरों ने एक साथ 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। गृह स्वामी रंजीत कुमार ने बताया कि पूरे परिवार के साथ भांजे के शादी समारोह में गए थे, तभी सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई है। जब घर पर आके देखा तो सभी घरों का दरवाजा खुला था और सामान बिखरा पड़ा था। वहीं दूसरे गृह स्वामी सूरज कुमार ने बताया कि घर में सोए हुए थे। आधी रात को जब अचानक मेरी भांजी का नींद खुला तो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा को बाहर से बंद पाया। तब कॉल करके मुझे जानकारी मिली, तब मैं अपने रूम का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, उसको भी बाहर से बंद कर दिया गया था। तब अपने पड़ोसी चाचा को फोन करके कहा, मैंने उन्हें जानकारी दी, तब उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही हम लोग बाहर आए तो देखा कि जिस रूम में सामान रखा गया था उसका ताला टूटा हुआ है और सारा सामान गायब है। इस घटना में नगद समेत लगभग 10 लाख की चोरी हुई है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। ले गए थे दीदी के यहाँ, उनकी बेटी की शादी था। रात को फोन आया है 4 बजे, चाचा फोन किए थे, चोरी हो गया घर में। अब अभी आए तो देखे सारा जितना भी गहना जेवरात था, कपड़ा था, सारा तोड़ ताड़ के ले गया है, लॉकर तोड़ करके। अच्छा, कितना का लगभग सामान आपका चोरी हुआ? कम से कम 3 लाख का गहना था, फिर सामान वामान जो भी था सारा तोड़ करके ले गया है। अच्छा, तो एक ही रात में मतलब 2-3 घरों को निशाना बनाया? हाँ, हमारे छोटे वाले चाचा का वहाँ पे चोरी हुआ है, फिर हमारे घर में चोरी हुआ है। सारा कुछ ले गया तोड़ के। आप लोग यहाँ नहीं थे? नहीं थे, हमारा सारा फैमिली, बड़े भाई भी, हमारे बीबी, बच्चे जो भी है सब चले गए थे, कोई नहीं था। सोए हुए थे और पापा भी अपना रूम में सोए हुए थे, हम अपना रूम में सोए हुए थे, तो चोर सब आया है और पापा का रूम बाहर से दोनों तरफ से बंद कर दिया है और मेरे रूम में भी कुंडी नहीं था तो उसमें छड़ पेश दिया है और बंद कर दिया है। और उसके बाद बगल वाला रूम था मेरा, उसमें ताला तोड़ करके उसमें का नकदी 2.5 लाख रुपया था
और गहना उना था 3-4 लाख का, मोटा मोटी सब मिला करके 6-6.5 लाख के आसपास का होगा। सारा चोरी करके ले गया है। अच्छा, कितना बजे का घटना लग रहा है? लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच का ये घटना है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिला फिर? मेरी भगनी सो करके उठी है बाहर निकलने के लिए, पानी पीने के लिए, तो उसका गेट लॉक था, तो हमको फ़ोन की है बगल वाले रूम से, तो हम उठाए हैं। तो हम बोले हैं, तो बोली है कि बोले मेरा रूम लॉक कर दिया है कोई। तो हम बोले हैं ठीक है हम खोलते हैं। फिर हम अपना रूम का अंदर से लॉक खोले हैं, तो मेरा भी बाहर से बंद कर दिया था। और उसके बाद देखे हैं, तो फिर हम बाद में देखे कि मेरा भी बंद है, तो फिर खुले कैसे। फिर चाचा को फ़ोन किया है, तो चाचा बगल से आया है, तब तक चाचा पापा का गेट खोले हैं। और पापा का गेट खोले हैं तो देखे हैं मेरा ग्रिल सब खुला हुआ था दोनों तरफ का। और इस घर का ताला तोड़ करके नकदी और सोना चांदी जितना है सब ले गया। मोटा मोटी 6.5 लाख के आसपास का रकम ले गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बदलते मौसम में छोटे बच्चे हो रहे हैं तेजी से बीमार।
क्या कह रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, देखिए ये रिपोर्ट। मौसम के बदलाव का असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। विभिन्न अस्पताल में हर दिन औसतन 80 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। इनमें से 50% बच्चे इन्हीं बीमारियों से प्रभावित चल रहे हैं। ठंड के कारण केवल सर्दी जुकाम ही नहीं बल्कि पेट दर्द और पाचन संबंधित समस्याओं से भी बच्चे परेशान हैं। इनमें नवजात शिशु से लेकर 10 साल तक के बच्चे ज्यादा हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृत कृष्ण ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों में खांसी, सर्दी और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठंडी हवाओं और मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे वे इन बीमारियों की जद में आ रहे हैं। जैसे मौसम बदल रहा है तो दिन में काफ़ी धूप हो जा रही है, शाम में वापस से ठंड हो जाती है। तो होता क्या है कि हम कई बार शाम को बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना देते हैं, या फिर दिन में हम पंखा चलाते हैं, या कई लोगों ने एसी यूज़ करना भी शुरू कर लिया है। तो इस वजह से सर्द गर्म का जो ये कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम कर रहा है, जिस वजह से कभी कभी बच्चा पसीने से भीग जा रहा है और उसी पसीने के उसमें वो बच्चा हवा में आ जा रहा है, एयर में एक्सपोज हो जा रहा है, जिस वजह से उसको सर्दी हो जा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें जो कपड़ों का लेयर है, कितने कपड़े पहनाने हैं, वो हमें जज करना पड़ेगा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। और रात के समय पंखे का यूज़ ना करें, अभी अगर करें भी तो कुछ टाइम के लिए करें, उसको बंद कर दें, क्योंकि रात जैसे जैसे बढ़ती है ठंड बढ़ती जाती है और सुबह के टाइम में ठंड ज़्यादा होती है और वो पंखा हम चला के सो जाते हैं और बच्चे उसके लिए ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं ठंड से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ठंड अभी भी पूरी तरह गई नहीं है। हाँ, गर्मी ज़रूर आ गई है, लेकिन वो जो बची खुची ठंड है वो हमारे बच्चों का नुकसान ना करे। सर्दी खांसी ये सब ज़्यादा, हाँ, सर्दी खांसी के ही केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पसीना आता है, वो फिर ठंड में एक्सपोज होता है, गर्मी और ठंड दोनों की वजह से, तो वो बीमार पड़ता है। फिर सर्दी, खांसी, बुखार जो ये अभी सीज़न है ये उसी का अभी चल रहा है। गार्जियंस अपने बच्चों को किस प्रकार का खाना खिलाएं? खाने में तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, और वैसी चीज़ें जो नुकसान करती हैं जैसे मीठी चीज़ें हो गई, ठंडी चीज़ें हो गई, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। घर का खाना जो सिंपल खाना होता है हमारा, रोटी सब्जी चावल दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये चीज़ों को प्रेफर करें। जेपी सेनानियों ने अपनी पेंशन की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जेपी सेनानियों ने आज जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मौजूद राम नारायण पासवान ने कहा कि उन लोगों ने जेपी आंदोलन के समय भूमिगत होकर जेपी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, लेकिन अभी कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सन 2007 में सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि जो कोई भी 74 के आंदोलन में शामिल है उन सभी को एक सम्मानजनक पेंशन दिया जाएगा, लेकिन घोषणा के 17 वर्षों के बाद भी कई सारे जेपी सेनानी ऐसे हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 1121 लोगों की सूची ऐसी है जो जेपी आंदोलन में शामिल थे और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें आश्वासन मिला है कि इस पर सरकार विचार करेगी। आंदोलनकारी हम लोग भूमिगत से आते हैं। हम लोग जो है ना, सरकार द्वारा जो घोषणा पत्र में लिखा गया था जो सभी जेपी सेनानी को सम्मान पेंशन देने की बात थी, लेकिन अभी तक के सरकार हम लोग को ठुकरा रही है। अब इसको होते होते 2007 से लेकर के 2024 हो गया। कुछ लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, कुछ लोगों को भेदभाव के साथ जो है ना छोड़ा जा रहा है। उसी के मांग के लेकर के हम लोग जिला अपर समाहर्ता को जो है ना आवेदन दिए हैं। ये आपके पास फाइल आया हुआ है जेपी सेनानी का, उसको जांच प्रतिवेदन कर करके और सरकार को भेजने का काम करें। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग जो है ना यहाँ अभी सूची जो आया है 1121 आदमी का सूची आ गया है। 1121। पेंशन किन किन लोगों को मिल रहा है? DRI और मीसा वाले को पेंशन मिल रहा है, भूमिगत वाले को वंचित किया जा रहा है, जबकि भूमिगत वाले ही आंदोलन के मेन आधार है। अगर भूमिगत अगर नहीं रहता तो जेपी सेनानी को पेंशन नहीं मिलता। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी जेपी सेनानी हैं, भूमिगत हो चाहे DRI हो या मीसा हो, सभी को एक समान पेंशन लागू किया। दुबई में खेले जा रहे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच पर युवाओं की प्रतिक्रिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, जो इंडिया के लिए हमेशा सरदर्द बने रहते हैं, शुरुआती में मैच के पहले बॉल पे ही उन्होंने शमी की गेंद पर एक हिट किया। शमी के हाथ में कैच गया, कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर से रविंद्र जडेजा की एक थ्रो पर ट्रेविस हेड रन आउट होते होते बच गए। हमारे साथ कुछ मुजफ्फरपुर के कुछ युवा है, आइए उनसे हम जानते हैं कि आज के मैच, सेमीफाइनल मैच में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन बैट्समैन ज्यादा रन बनाएंगे और कौन हाईएस्ट विकेट टेकर रहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सिटी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आज के मैच में कौन हीरो साबित होंगे, कौन सबसे ज्यादा रन मारेंगे और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होंगे इंडिया की तरफ से? कांटे की टक्कर है, लेकिन इंडिया ही जीतेगी, इसका हम लोग पूरा विश्वास है। और आज फिर लगता है कि विराट कोहली जी का सेंचुरी लगने वाला है, इसीलिए हम लोगों में आज खुशी है कि फिर से हम लोग इस बार चैंपियन ट्रॉफी अपने इंडिया को ही मिलेगा। ट्रेविस हेड अक्सर भारत के लिए सरदर्द साबित रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी उनका मेमेस वायरल हो रहा था, काला चंदन लगा के, ये सब क्या करता है कि ट्रेविस हेड शुरुआती में जब मोहम्मद शमी की गेंद पर, हार्दिक पांड्या की गेंद पर ट्रेविस हेड काफी अच्छा हिट कर रहे थे, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते हैं, आउट हो गए हैं ट्रेविस हेड उनकी गेंद पर, क्या कहिएगा? इंडिया के पास बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे निपट लेंगे, वो लोग तुरंत उनको आउट कर देंगे। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा आज इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होंगे? कुलदीप जी, कौर और क्या कहते हैं इनको, हार्दिक पांड्या, ये लोग अच्छा लेंगे, जडेजा भी है। कुछ हमारे साथ और युवा है, आइए उनसे हम बात। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रन इंडिया की तरफ से कौन मारेंगे? कल भी मारते हैं और आज भी मारेंगे। ओनली वन नेम विराट कोहली है, जो अच्छा रन आउट करते हैं, मैच को एंडिंग से लेकर के अप करने में जिसका हाथ है, नाम है विराट कोहली। चेस मास्टर भी नाम है। बिल्कुल, चेस मास्टर नाम है और गेम चेंजर भी नाम है उनका, गेम भी चेंज कर देते हैं। आज इंडिया चेज ही कर ही रही है, जीतेगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से और अच्छा रन देगी, अच्छा टारगेट देगी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया। क्या लगता है कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होंगे आज? नाम किसका दे, नाम नहीं, किसका नाम दिया जाए? हाँ, हार्दिक पांड्या नाम दे सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिया था। इस बार भी टारगेट उनका वही है कि कहीं अप एंड डाउन में वो भी है, कहीं हो सके तो इस बार भी वो ले सके, अच्छा रन आउट दे सके वो। क्या नाम हो गया? राहुल। क्या लगता है कौन सी टीम आज विजय रथ पर सवार होकर के फाइनल की ओर पहुंचेगी? इसमें बताने की बात, इंडिया ही जीतेगी और वही विजय रथ पे जाकर आगे मतलब संभाल। मैच के हीरो किसको मानिएगा, किसको उम्मीद जता रहे हैं कि आज के मैच में वो हीरो बनकर उभरेंगे? विराट कोहली है और सिद्धार्थ सकता, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा रन आउट मारेंगे। बॉलिंग में किसका ये बॉलिंग अच्छा लगेगा आज? क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा विकेट हाईएस्ट टेकर रहेंगे? हार्दिक पांड्या बोल सकते हैं। मोहम्मद शमी पे विश्वास नहीं है? मोहम्मद शमी, हाँ वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे मतलब बॉलर है, तो वो भी आज बहुत बड़ी विकेट ले सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती के बारे में क्या कहिएगा? मिस्ट्री स्पिनर है भारत के, सरदर्द आज के मैच में ट्रेविस हेड बने हुए थे भारत के लिए, जैसे ही वरुण चक्रवर्ती आते हैं और ट्रेविस हेड उनकी गेंद पर हिट करते हैं और कैच आउट होते हैं, तो उनको भी संभाल लिया जाएगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, वो भी अच्छे से मतलब वो संभाल लेंगे कमान और अपना रन आउट ले लिया जाएगा उसमें। हमारे साथ कुछ और युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि आज के मैच में क्या इंडिया का क्या सिचुएशन रहेगा? और इंडिया पहले भी अच्छा मैच परफॉर्मेंस दे चुका है, अब भी मैच परफॉर्मेंस अच्छा देगा और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच भारत जीता भी है, इस बार भी वही होगा, ऑस्ट्रेलिया फिर उभर के आएगी और फिर आज की मैच जीत लेगी। क्या लगता है कि आज हाईएस्ट विकेट टेकर कौन, इंडिया की तरफ से हीरो आज कौन उभर के आए? देखिए, जैसा कहा जाता है, हम लोग जिसको मानते हैं बॉलर में, पांड्या हमेशा लहराते आए हैं, इस बार भी लहरा देंगे। बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हार्दिक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कह लीजिए अव्वल दर्जे में बॉलिंग बैटिंग में आ जाते हैं वो। ये साफ तौर पर जैसे युवाओं का कहना है कि इंडिया आज विजय होगी और हार्दिक पांड्या काफी चहेते हैं युवाओं के बीच, तो हार्दिक पांड्या युवाओं का कहना है कि बढ़िया आज परफॉर्मेंस अपना दिखाएंगे। सिटी न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से विकास गोस्वामी की रिपोर्ट। इंडिया ही जीतेगी, इंडिया लेके आएगी। हाँ, लगता है कि बैट्समैन कौन सबसे अच्छा? हमेशा से विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित शर्मा? हाँ, रोहित शर्मा भी कर ही रहे हैं।
खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुम्हार को बिजली से चलने वाले आधुनिक चाक चलाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्यों के अनुसार कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 20 चयनित लोगों को बिजली स्वचालित चाक से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। बाजारवाद में गुम होते कुम्हारों के पुश्तैनी काम को अब आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने पारंपरिक चाक छोड़ बिजली से चलने वाले चाक के ट्रेनिंग के जरिए कुम्हारों को एक अलग ही कला से जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत मनिका मनी शाही गाँव के कुंभकारों के आर्थिक उत्थान को लेकर कुंभकारी सशक्तिकरण योजना के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। अधिक मेहनत और कम मुनाफा जैसी मूल समस्याओं के कारण मुजफ्फरपुर जिले में चाक से मिट्टी को खूबसूरती से गढ़ने वाले कुम्हार अपने पुश्तैनी धंधे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अब इस क्षेत्र में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है। बदलते बाजारवाद में इस कला को अब नई उड़ान देने के साथ साथ इस क्षेत्र को रोजगार का सशक्त जरिया भी बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इन कुम्हारों के पारंपरिक चाक की जगह बिजली चालित आधुनिक चाक की ट्रेनिंग जिले में शुरू की गई है। आयोग के सहायक निदेशक गोपाल सिंह ने बताया कि कुंभकारों को स्वावलंबी बनाने को लेकर यह प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कम समय में अधिक से अधिक बर्तन बनाने के लिए विद्युत स्वचालित मशीन की व्यवस्था की गई है। इस मशीन के माध्यम से बर्तन बनाने में जहां श्रम भी कम लगेगा, वहीं समय की भी बचत होगी। वहीं कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दे रहे बबलू कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि दोनों मशीन की कीमत 38,298 रूपए है। इसमें लाभुक को 10% ही देना है। 90% अनुदान की राशि सरकार वहन करेगी। बीपीएल लाभुकों को कोई राशि मशीन के लिए नहीं देने पड़ेंगे। वहीं ट्रेनिंग ले रहे जगन्नाथ पंडित का मानना है कि ऐसी सरकारी सहायता के जरिए वे अपने पुश्तैनी काम में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा लॉन्च किया गया 2018 ईस्वी की योजना है ग्रामोद्योग विकास योजना। इस योजना के तहत आज हम यहाँ पे कुंभकार सशक्तिकरण प्रोग्राम की एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 10 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत जितने भी 20 यहाँ पे कुंभकार हमारे बंधु प्रजापति समाज के, उन सबों को एक इलेक्ट्रिक चाक जो है वो सभी चूँकि बीपीएल कैटेगरी के हैं, तो उन सबों को सरकार द्वारा जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रदान किया गया। क्या परिचय में? मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है। हम लोग का जैसे कि पूर्वज से जो चाक है सीमेंट का, काठ का उसका किला है, उस पर हम लोग एक डंडे से चलाकर काम करते थे। जैसे छोटा या बड़ा बर्तन बनाते हैं। ये तो अपने से चलेगा, इस पर तो काम तेज होगा। और अभी जो है से कि प्रशिक्षण में ही बता रहे हैं सर, जो कि मशीन इलेक्ट्रिक जो है इस पर काम करना है, जो कि इसका आमदनी जो है से कि स्रोत ज़्यादा हो। जो 500 है उसका इनकम 25 है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगन्नाथ पंडित। जो है सो खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा जो है सो ये चाक वितरण किया जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक चाक है। इस पर कुंभकार जो है सो मतलब रोजगार को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये 10 दिन का प्रशिक्षण है। कुछ नया कितना असर पड़ता है क्योंकि आप इसको यूज करते हैं? असर बहुत इस वक्त पड़ रहा है। हम तो कहेंगे जो भी आदमी का उपार्जन 500 रुपया था, अभी जो है सो उनका नहीं भी होगा तो कम से कम 1,500 रुपये तक का उनका मुनाफा होने का संभावना है। तो ये मेहनत करेंगे। और बबलू कुमार, करौली खादी भंडार। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।